प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत जापान के संविधान को पढ़ेंगे। और यहाँ जापान के संविधान के अंतर्गत हमारे अध्ययन का आज मौलिक केंद्र होगा जापान में सम्राट का पद। जापानियों को इस बात का बहुत गर्व होता है कि उनका राजवंश विश्व के सबसे अधिक प्राचीन राजतंत्रों में से एक है। जापान का वर्तमान राजवंश 2600 वर्षों से अधिक उस धरा पर राज करता हुआ आ रहा है। वर्तमान जो सम्राट हैं, इस वंश के 125वें शासक हैं। जापानियों की यह भी मान्यता है कि उनका सम्राट भगवान सूर्य की संतान है और वे इसका सदैव ईश्वर की भांति सम्मान करते रहे हैं और आज भी करते हैं। जापान की सरकार एक संवैधानिक राजशाही अथवा संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें सम्राट की शक्तियां सीमित होती हैं और उनका कार्य मुख्य रूप से औपचारिक कर्तव्यों का निर्वाह करना ही होता है। अन्य देशों की तरह सरकार को 3 शाखाओं में बांटा गया है: सरकार की कार्यकारी शाखा, विधायी शाखा और न्यायिक शाखा। जापान के सम्राट शाही परिवार के प्रमुख और राज्य के औपचारिक अथवा संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उन्हें संविधान के द्वारा राज्य के प्रतीक और लोगों की एकता के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि उनके पास कुछ खास महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकार के संबंध में उनके पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ शक्तियां ऐसी है जो उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। नवीन संविधान के पूर्व राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के प्रश्न का निर्णय सम्राट के कानून के द्वारा उसके अंतर्गत ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत यह शक्ति सम्राट से डायट अर्थात संसद को हस्तांतरित कर दी गई। सम्राट के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कहा गया है कि सम्राट का पद वंश परंपरा अनुकूल रखा गया है और उसका उत्तराधिकार डायट के द्वारा पारित साम्राज्यीय गृह कानून के द्वारा निश्चित किया जाता है। यहां हम देखते हैं कि सम्राट की शक्तियां जापान में किस प्रकार दी गई हैं। या संविधान के द्वारा सम्राट को जो पद प्रदान किया गया है, जिसका लोकतांत्रिकरण कर दिया गया है, जिसका स्थान संविधान में दिया गया है, उसका स्थान संविधान में शक्तियों और कार्यों के संबंध में किस प्रकार परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। जापान में कहा जाता है कि हालांकि मंत्रिमंडल कार्यकारी शक्ति का प्रमुख स्रोत है और शक्ति का अधिकांश अधिकार सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, सम्राट के द्वारा इसकी कई शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार सम्राट के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली शक्तियां इस प्रकार हैं। तो देखने का प्रयास करते हैं हम कि क्या ऐसी शक्तियां हैं जो संविधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत सम्राट के अंतर्गत नियोजित की गई है। संविधान के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 6 और 7 में सम्राट के कई अधिकारों का प्रयोग किया गया है। उन्हें हम लेने का प्रयास करते हैं, जैसे कि संविधान
कानून, मंत्रिमंडल के आदेश और संधियों के संशोधन की घोषणा संविधान के द्वारा सम्राट के अंतर्गत नियोजित की गई है। डायट का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना हो, प्रतिनिधि सभा का विघटन करना हो, डायट के सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा की जानी हो, ये सभी कार्य शक्तियां ऐसे हैं जो सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। राज्य मंत्री और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का सत्यापन जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया है, और पूर्ण अधिकारों और राजदूतों और मंत्रियों के क्रेडेंशियल्स को सम्राट के द्वारा सत्यापित किया जाता है। सामान्य और विशेष माफी, सजा की वकालत, दंड विराम और अधिकारों को बहाल करने का सत्यापन सम्राट के द्वारा किया जाता है। जापान में नागरिक सम्मान प्रदान करना और अन्य सम्मान प्रदान करने का कार्य सम्राट में नियोजित किया गया है। कानून के द्वारा प्रदान किए गए अनुसमर्थन के उपकरणों और अन्य राजनयिक दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य सम्राट के द्वारा किया जाता है। विदेशी राजदूतों और मंत्रियों का स्वागत करना हो, औपचारिक कार्यों का प्रदर्शन करना हो, एवं राज्य मंत्री एवं अन्य अधिकारों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, इन सभी कार्यों को सम्राट के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है या इन्हें प्रमाणित करने का कार्य सम्राट के द्वारा किया जाता है। जापान एक राजतंत्रात्मक देश है, जिसको हम एक ऐसा देश कह सकते हैं जिसकी व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है, लेकिन उसका ढांचा राजतंत्रात्मक स्वरूप के साथ बना रहने दिया गया है और इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। इसे सीमित और वंशानुगत राजतंत्र भी कहा जाता है। सम्राट की संस्था को बनाए रखते हुए भी संविधान उन सम्राट की सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्राधिकारों से उसे वंचित रखता है जिनका उपयोग वह पहले वास्तविक शक्तियों के रूप में किया करता था। सम्राट की संस्था के संबंध में जापान का संविधान जो प्रावधान करता है, उनको हम लोग निम्नलिखित पॉइंट्स के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला कहा जाता है कि सम्राट राज्य और जनता की एकता का प्रतीक है। उसको यह स्थिति जनता की इच्छा से प्राप्त होती, जिसमें समूची प्रभुसत्ता भी निहित है, और इस प्रकार सम्राट को प्रभुसत्ता से विहीन कर दिया गया, उसकी प्रभुसत्ता का अंत कर दिया गया। दूसरा कहा गया है राजसी सिंहासन वंशानुगत है और यह जापान की विधायिका अर्थात डायट के द्वारा पारित कानून के अनुसार उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाता है। तीसरा कहा गया है सम्राट को सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की सलाह और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यहां एक अन्य प्रावधान निहित है कि सम्राट केवल ऐसे कार्य कर सकता है जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। उसे सरकार से जुड़ी हुई कोई भी अन्य शक्तियां प्राप्त नहीं है। देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सम्राट को केवल वे ही कार्य करने हैं जो संविधान दे रहा है, संविधान के द्वारा निश्चित किए गए। वो उससे अन्यत्र हटकर कोई कार्य नहीं कर सकता। उसे सरकार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। साथ ही कहा गया है कि वहां की विधायिका अर्थात डायट के द्वारा अधिकृत किए जाने के बिना सम्राट किसी भी राजसी संपत्ति का लेन देन नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बड़े महत्वपूर्ण किस्म के हैं, जिससे ये पता लगता है कि संविधान ने सम्राट को केवल नाम मात्र का और संवैधानिक प्रमुख बनाया है। उसकी सत्ता कड़ाई के साथ संवैधानिक राजतंत्र के औपचारिक कार्यों तक ही सीमित है और अपने ब्रिटिश समकक्ष अर्थात
ब्रिटेन के राजा की तरह वह केवल राज करता है, शासन नहीं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। जापान का सम्राट ब्रिटेन के सम्राट की भांति ही कार्यपालिका का केवल औपचारिक प्रधान है। और इस संबंध में विशेष तथ्य यह भी है कि ब्रिटेन का सम्राट एक औपचारिक प्रधान मात्र है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कार्यों अथवा शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। जापान का सम्राट शासन व्यवस्था के कार्यों को कभी प्रभावित कर सकेगा, इस संबंध में निश्चित रूप से एक बड़ा संदेह है। ब्रिटेन का सम्राट व्यवहार में केवल एक संवैधानिक प्रधान है, लेकिन सिद्धांत में आज भी उसे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त रहती हैं। जापान के सम्राट के संबंध में स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों की दृष्टि से यदि हम सम्राट की शक्तियों और उसकी स्थितियों का जापान में यदि मूल्यांकन करें, तो हम ये पाते हैं कि जापान के सम्राट की शक्तियां एक शून्य की तरह है, जो कभी भी पूर्णतः अस्तित्व में नहीं रहती। बहुत बहुत धन्यवाद।